Namaskar everyone. It feels great to connect with you on this wonderful platform once again. Today, I'm going to introduce you to a new rule of interpretation which is golden rule of interpretation. लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की। जब भी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करते हैं तो हम इंटरप्रिटेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड अदर इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जब हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं वर्ड्स ऑफ स्पीच पे, जो लैंग्वेज यूज हुई है, जो कॉमास हैं, कॉलन्स हैं, सेमी कॉलन्स हैं, फुल स्टॉप्स हैं, हर किसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं। जब हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हम और उस चीज़ पे फोकस करते हैं अलॉन्ग विद लैंग्वेज, जो हमें एक सही इंटरप्रिटेशन में आने में हेल्प करती है, वेदर दैट थिंग इज देयर इनसाइड द स्टैट्यूट और दैट इज आउटसाइड द स्टैट्यूट। जैसे आपके पार्लियामेंट्री डिबेट हैं, आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पर्पस हैं, और जो भी चीज़ें हैं। जब हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो आप कौन सी एड्स का यूज़ करेंगे, वो सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन चूज़ कर रहे हैं। जब मैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करती हूँ, सो यहाँ पे ये जो रूल है ये पर से लिटरल ग्रामेटिकल रूल भी नहीं है, ये पर से लॉजिकल रूल भी नहीं है। इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द लिटरल रूल। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये रूल इज दिस रूल फोकसेस ऑन द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। ये रूल फोकस वर्ड्स पे ही करता है, बट ये इस बात को भी ध्यान में रखता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम वर्ड्स को लिटरली इंटरप्रेट करें तो वो कुछ ना कुछ एब्सर्डिटी क्रिएट करें। तो ऐसे सिचुएशन में हम उन वर्ड्स के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रूल फॉर द फर्स्ट टाइम दिया था लॉर्ड वेंसलेडेल्स ने इन द केस ऑफ ग्रे वर्सेस पियर्सन। और जब उन्होंने ये केस दिया तो उन्होंने बोला, आई हैव बीन लॉन्ग एंड डीपली इम्प्रेस्ड विद द विजडम ऑफ रूल, नाउ आई बिलीव यूनिवर्सली अडॉप्टेड एटलीस्ट इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ इन वेस्टमिंस्टर हॉल, that in construing wills and indeed statutes and all written instrument, the grammatical and ordinary sense of the words is to be adhered to, unless that would lead to some absurdity or some repugnancy or inconsistency with the rest of the instrument, in which case the grammatical and ordinary sense of the words may be modified to avoid that absurdity and no further. So यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये बहुत सारी चीज़ों को, जो हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चन है उसे भी बताता है कि कब हमें गोल्डन रूल को अप्लाई करना है, किस एक्सटेंट तक हम वर्ड्स के मीनिंग को अवॉइड कर सकते हैं, सब कुछ ये रूल हमें एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस रूल इज वेरी क्लियरली सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। और जब हम लिटरल रूल अप्लाई करते हैं, अगर उस रूल को अप्लाई करने से कोई एब्सर्डिटी क्रिएट होती है, कोई इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है, तो हमें क्या करना है, तो हमें लैंग्वेज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं स्टैट्यूट की। और वो मॉडिफिकेशन कितना होना चाहिए, वो मॉडिफिकेशन सिर्फ इतना होना चाहिए जिससे हम उस एब्सर्डिटी को या जो भी इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हुई है लिटरल रूल अप्लाई करने से, हम इसे अवॉइड कर सकें। अब कैसी सिचुएशंस आती हैं जब इस तरीके की एब्सर्डिटी क्रिएट होती है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ऑफ अ वेरी फेमस एंड अ वेरी ओल्ड केस ऑफ ली वर्सेस स्नैप। जब भी हम गोल्डन रूल की बात करते हैं, ये एक ऐसा केस है जो रेफर किया जाता है। एंड इस केस में बेसिकली हुआ क्या, द केस बेसिकली रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड स्टॉप। यहाँ पे एक रोड ट्रैफिक एक्ट था, एंड रोड ट्रैफिक एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था which basically says that if any case owing to the presence of motor vehicle on a road, an accident occurs whereby damage is caused to vehicle other than the motor vehicle, the driver of the motor vehicle shall stop and, if required so to do by any person having reasonable ground for so requiring, give his name and address and also the name and address of the owner and the identification marks of the vehicle. सो अगर आप इस प्रोविजन को ध्यान से पढ़ें, ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पुट कर रहा है कि आपको रुकना है। और रुकना किस चीज़ के लिए है, कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो आपको अपना या रीजनेबल ग्राउंड हो इस चीज़ के, तो आपको अपना नाम और बाकी डिटेल्स आपको देनी है। इस केस में हुआ क्या कि एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर थे, एक कंपनी ने एक नया व्हीकल खरीदा, तो एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर थे, वो उस व्हीकल को ड्राइव करके दिखा रहे थे बाकी एम्प्लॉयज़ को दैट हाउ गुड दिस व्हीकल इज, एंड एक्सीडेंट अकर्स। सो व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड, he left some of his employees there and he himself went back to his office. When a case was filed against him, he said, I indeed stopped. मैं तो रुका था वहाँ पे और फिर उसके बाद मैं आ गया। बट बाय दैट टाइम कोई भी इंसान नहीं आया जिन्हें उन्हें डिटेल्स वगैरह देनी पड़े। सो ही सेड ही इंडीड स्टॉप्ड। कोर्ट ने बोला, स्टॉपिंग की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे अगर हम लेजिस्लेटिव इंटेंशन देखें तो एक मोमेंट्री पॉज को यहाँ पे इंक्लूड करना लेजिस्लेशन का पर्पस नहीं है। आप चलते चलते आप रुक गए, आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ, आपने रुका, आपने देखा क्या हार्म हुआ है, कोई ज़्यादा हार्म नहीं हुआ और आप चले गए वापस। सो दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ स्टॉप दिस लेजिस्लेशन इज टॉकिंग अबाउट। इट इज़ टॉकिंग अबाउट स्टॉपिंग फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। सो जहाँ पे उन्होंने स्टॉप वर्ड की मीनिंग को मॉडिफाई करा सो एज टू इंक्लूड स्टॉपिंग फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके की एब्सर्डिटी कई बार जो है वो स्टैट्यूट में यूज़ करे गए वर्ड्स क्रिएट कर देते हैं, और इन एब्सर्डिटीज़ को अवॉइड करने के लिए हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हैं। सो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अपने आप में बहुत क्लियर है कि पहले हमें लिटरल रूल अप्लाई करना है। लिटरल रूल अप्लाई करने के बाद अगर कोई एब्सर्डिटी क्रिएट हो रही है तो हमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं स्टैट्यूट में उनके मीनिंग को मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई कितना करना है, सिर्फ उतना जिससे हम उस एब्सर्डिटी को खत्म कर सकें। सो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे वर्ड यूज किया गया है वाइफ। अब जब आप वाइफ की बात करते हैं तो उसमें आपकी डाइवोर्स्ड वाइफ, सेपरेटेड वाइफ, एक्स वाइफ, अ वाइफ हु हैज डाइड, सब इंक्लूड होंगी। बट ऑफकोर्स हर जगह पे कहीं स्टैट्यूट में वर्ड वाइफ यूज हुआ है तो लेजिस्लेशन की इंटेंशन ये नहीं हो सकती कि वो हर तरीके की वाइफ को वहाँ पे इंक्लूड करना चाहे, वेदर शी इज डिवोर्स्ड, वेदर शी इज सेपरेटेड, वेदर शी इज अलाइव एंड मैरिड, वेदर शी इज सेपरेटेड। तो हम मेंटेनेंस की बात करें सो वन हु इज अ लीगली वेडेड वाइफ वही मेंटेनेंस के बारे में बात कर सकती है, ठीक है। सो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें उन वर्ड्स के मीनिंग को मॉडिफाई करना है। कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग बहुत वाइड है, हम उन्हें नैरो डाउन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने स्टॉप के केस में किया। सो दिस इज बेसिकली अबाउट गोल्डन रूल। जैसे बाकी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में हम बात करते हैं, वैसे इस रूल के भी अपने क्रिटिसिज्म हैं कि ये जजेस को बहुत ज़्यादा स्कोप देता है कि वो अपना कुछ भी पुट कर सकें और जो स्टैट्यूट है उसके वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकें। एट द सेम टाइम एक और बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस रूल का कि ये एब्सर्डिटी को डू अवे करने के लिए दिस रूल फोकसेस ऑन द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ। वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट के बाहर नहीं देखता ये रूल। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि हम हमेशा वर्ड्स को मॉडिफाई करके एब्सर्डिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो कभी कभी ये लेजिस्लेटिव इंटेंशन के लाइन में नहीं हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो वी हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो दिस इज another thing with regard to another thing with regard to golden rule of another criticism with regard to golden rule of interpretation. That is about golden rule of interpretation. If you want to discuss anything else or if you have any doubts, you can put it in the comment section. There are so many other cases that you can refer to if you want to read about golden rule of interpretation. और केसेस जहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई करे गए हैं, एक रघुनाथ राज परेजा का केस है। रिसेंटली बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं है अब ये रूल अप्लाई नहीं होता, बहुत सारे केसेस में अभी भी अप्लाई किया जाता है रघुनाथ राज परेजा का, जी नारायण स्वामी, एंड देयर आर न्यूमरस केसेस विच यू कैन रेफर टू if you want to read more about golden rule of interpretation. So that's it about this rule. If you people have any doubts, please put it in the comment section. We'll be more than happy to resolve your doubt. Thanks for listening. That's it for the day.